जीत हुई। विरोधी खेमे की दिवाली अब इससे खाली हो गई है। मंथन का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी की जीत का पोस्टमार्टम करने में जुटे हैं विरोधी। अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर मोदी और शाह जंग के मैदान में जिन उम्मीदवारों को उतारा, क्या जीत उन्हीं की वजह से हुई या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खिलाड़ी थे जो मैदान में गेम प्लान कर रहे थे। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम मोदी और शाह के उन्हीं 11 खिलाड़ियों की तस्वीरें सामने ला रहे हैं जो कि प्लेइंग 11 का हिस्सा थे। महाराष्ट्र में 24 साल बाद बीजेपी पहला वो राजनीतिक दल बनी जिसने विधानसभा चुनाव में 100 के आंकड़े को पार किया और 288 में से 122 सीटें अपने दम पर जीत कर लाई। हरियाणा में भी यही हुआ। पिछले 27 सालों में किसी गैर कांग्रेसी दल को 90 में से 47 सीटें मिली। पहली बार हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव में इस ऐतिहासिक जीत का सेहरा जाहिर है मोदी और अमित शाह के सिर पर सजाया गया और सजाया जाना भी चाहिए। लेकिन देश की जनता हैरान है कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे। ऐसा कौन सा समीकरण काम कर गया जिसने सारे परिणाम अमित शाह और मोदी के पक्ष में ला दिए और 3 दिन पहले ही राहुल और सोनिया गांधी की दिवाली को काला कर दिया। दरअसल इस चुनाव में मोदी और शाह की प्लेइंग 11 ने पूरा मैच का मिजाज ही बदल दिया। हम आपको एक एक कर बताएंगे कि आखिर सियासत के वो कौन से खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे मोदी और शाह की जीत के लिए प्लॉट तैयार कर रहे थे। मोदी और शाह की प्लेइंग 11 का पहला नाम है अनंत कुमार। बीजेपी ने दक्षिण भारतीय वोट बैंक को हथियाने के लिए उनकी ही भाषा बोलने वाला, उनको समझने वाला ऐसा प्लेयर मैदान में उतारा जिसने विरोधियों का पत्ता ही साफ कर दिया। टीम मोदी के साथ चुनावी जंग को फतेह करने के लिए बीजेपी ने 20 समितियों का गठन किया था और ये सभी समितियां मोदी के अंडर में थीं। मोदी की इसी टीम का अहम हिस्सा थे बीजेपी महासचिव अनंत कुमार। तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्मे कर्नाटक के इस नेता की कन्नड़ भाषा पर अच्छी पकड़ है, लिहाजा बीजेपी ने उन्हें ऐसे मोर्चे पर लगाया जहां उनकी खूबी का बखूबी इस्तेमाल हो सके। रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार को महाराष्ट्र चुनाव में दक्षिण भारतीय मतदाताओं को बीजेपी के पाले में लाने की जिम्मेदारी थी। 36 विधानसभा सीटों वाली मुंबई में बीजेपी ने 15 सीटें जीती। इस चुनाव में अनंत कुमार ने खूब सभाएं की, खासकर उन सीटों पर जहां दक्षिण भारतीय वोटर्स की संख्या ज्यादा थी। इसके अलावा कोल्हापुर और सांगली में चुनाव प्रचार की कमान संभालने की जिम्मेदारी भी अनंत कुमार के पास थी। यहाँ भी दक्षिण भारतीय मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद थी। मोदी और अमित शाह की प्लेइंग 11 का दूसरा प्लेयर रहे कैलाश विजयवर्गीय। राजनीतिक बिसात वहाँ बिछाई थी और उसके बाद कहा कि इसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। पूरी रणनीति चुनाव की अमित शाह जी की थी और उनके मार्गदर्शन में हमने चुनाव लड़ा और हमें प्रसन्नता है कि वहाँ पर सफलता मिली। मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय एक जाना पहचाना नाम है। मध्य प्रदेश सरकार में उनके पास स्थानीय शासन और आवास एवं पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उनको हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया। बाकी सब लोगों ने पूरी टीम वर्क के साथ वहाँ पर काम किया और हमें प्रसन्नता है कि जो काम हमें दिया था वो जवाबदारी से हमने पूरा किया। मोदी और शाह ने कैलाश विजयवर्गीय पर जो भरोसा जताया उस पर वो खरे उतरे। हरियाणा के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय ने दलित वोटरों को बीजेपी के पाले में लाने में बड़ी भूमिका निभाई। हरियाणा में दलितों का 20% वोट बैंक था जो अब तक कांग्रेस और INLD के खाते में थे, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने डेरा सच्चा सौदा को बीजेपी के पाले में लाकर दलितों के बड़े वोट बैंक में सेंध लगा दी। मोदी और अमित शाह की प्लेइंग 11 का तीसरा प्लेयर रहे डॉक्टर अनिल जैन। उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे डॉक्टर अनिल जैन जाने माने लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। संघ की विचारधारा से प्रभावित अनिल जैन ने लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई करते हुए ही छात्र राजनीति में कदम रखा। हमारी तैयारी नहीं थी, न हमारे पास इतने कैंडिडेट थे, न हमारी इस तरह की सामर्थ्य थी कि हम हरियाणा में 59 सीटों पर जीतने की बात सोच पाए, लड़ने की ढंग से सोच पाते, ये भी मुश्किल काम था। डॉक्टर अनिल जैन 2001 से 2007 तक कन्वीनर रहे और फिर इसके बाद 2007 से 2013 तक
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। इसके बाद डॉक्टर अनिल जैन को उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का सह प्रभारी बनाया गया और इस बार उन्हें हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया। हम बाहर के लोगों को, जो लोग भाजपा की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि वायुमंडल हमारे पक्ष में था और लोकसभा चुनाव से लेकर उस वायुमंडल को बरकरार रखने का काम हमने किसी न किसी प्रकार से, कामों से, चर्चा से, बीच बीच में सम्मेलनों से ये जारी रखा। हरियाणा की जिम्मेदारी देने से पहले बीजेपी ने हरियाणा की एक एक सीट की खुफिया रिपोर्ट बनाई। इस रिपोर्ट में जहां कहीं भी बीजेपी की हालत थोड़ी सी भी पतली दिखी, डॉक्टर जैन वहां तैनात हो गए और हर बूथ पर 10 लोगों को मैनेज करने का फार्मूला फिट किया। जहां जहां अनिल जैन गए, बीजेपी ने वहां वहां शानदार प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सोनिया राहुल सहित पूरे विपक्ष की दिवाली काली कर देने वाले मोदी शाह की जोड़ी नंबर 1 की टीम के 3 खिलाड़ियों को तो आपने देख लिया। प्लेइंग 11 के अब देखिए दूसरे 3 खिलाड़ी। राजीव प्रताप रूढ़ी, सांसद सारण। जिम्मा महाराष्ट्र में बीजेपी के प्रभारी। अनुभव पूर्व केंद्रीय मंत्री, संगठन महासचिव। पेशे से पायलट, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे रूढ़ी एक समय शिवसेना और बीजेपी के बीच की कड़ी थे। शिवसेना के साथ गठबंधन को लेकर जिन लोगों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, उसमें से एक रूढ़ी भी थे। लेकिन जैसे ही 25 साल पुराना गठबंधन शिवसेना से टूटा, रूढ़ी बीजेपी के पायलट की सीट पर सवार हो गए। रूढ़ी ने 24 घंटे 7 दिन मेहनत की। सबसे पहला काम बीजेपी के युवा चेहरे ने ये किया कि उन्होंने महाराष्ट्र में पीएम के दौरे की लिस्ट तैयार की। कहा मोदी के जाने से क्या हो सकता है, इसके लिए उन इलाकों का व्यक्तिगत दौरा किया। वहां से आए रिपोर्ट की माइक्रो एनालिसिस की। फिर महाराष्ट्र बीजेपी और दिल्ली में पीएमओ के बीच की कड़ी बने। आज महाराष्ट्र में जीत का बड़ा श्रेय रूढ़ी के हिस्से है। राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं अब झारखंड और जम्मू कश्मीर की बारी है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत कायम की है। वहीं पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सम्मानजनक जीत है। राधा मोहन सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री, मोतिहारी से सांसद। जिम्मा महाराष्ट्र की 40 सीटों पर उत्तर भारतीयों को भरोसे में लेना। किसी जमाने में मोदी के करीबी समझे जाने वाले राधा मोहन सिंह का संगठन में एक लंबा अनुभव रहा है। बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है, लेकिन पहली बार राधा मोहन सिंह पर एक अलग तरह की जिम्मेवारी मोदी और शाह की जोड़ी ने सौंपी। राधा मोहन सिंह ने खुद मुंबई में खूंटा गाड़ लिया। मुंबई सहित महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को ये बात समझाने में सफल रहे कि उनके हितों की हिफाजत बीजेपी ही कर सकती है। महाराष्ट्र में मिली जीत में राधा मोहन सिंह रिमोट कंट्रोल से चलाए गए रिमोट रॉकेट साबित हुए हैं। खबर है कि उनके परफॉर्मेंस से हाईकमान गदगद है। भूपेंद्र यादव, राजस्थान से बीजेपी नेता। जिम्मा विदर्भ में बूथ मैनेजर। राजस्थान में एक बूथ को मैनेज करने वाले बीजेपी में पिछड़े वर्ग से आने वाले भूपेंद्र को बीजेपी ने महाराष्ट्र के विदर्भ का पोल मैनेजर बनाया। राजनाथ और जेटली के आंख कान माने जाने वाले भूपेंद्र पर शाह मोदी की जोड़ी ने भी पूरा भरोसा जताया। भूपेंद्र ने विदर्भ में गडकरी, फडणवीस के अलावा जरूरत के हिसाब से दूसरे नेताओं के दौरे सुनिश्चित किए। कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी समस्याओं का सीधा हल निकाला। नतीजा सामने है। सुनने में आया है कि बिहार झारखंड में भूपेंद्र को बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजने की तैयारी है। संजय शर्मा और यतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुछ और रॉकेट से आपको मिलवाएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वो अगले 3 नाम हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के गढ़ में जाकर सीधे सीध मारी। मोदी और शाह की प्लेइंग 11 में 7वां नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीति की शुरुआत की। साल 2004 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते और फिर 2006 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। साल 2012 में राज्यसभा के सदस्य के लिए उन्हें मनोनीत किया गया। इसके बाद मोदी सरकार में वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाए गए। लोकसभा चुनाव में बिहार की जिम्मेदारी संभालकर शानदार नतीजे देने वाले धर्मेंद्र प्रधान को इस बार मोदी और शाह ने सबसे कठिन टास्क सौंपा था।
धर्मेंद्र प्रधान के राजनीतिक कौशल के मद्देनजर उन्हें पश्चिम महाराष्ट्र में सेंध लगाने की जिम्मेदारी दी गई। मराठा डोमिनेटेड पश्चिम महाराष्ट्र एनसीपी का गढ़ रहा है, जहां बीजेपी के लिए सेंधमारी बेहद मुश्किल काम था। लेकिन प्रधान ने मराठा वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के गढ़ बारामती में मोदी की रैली ऑर्गेनाइज करवाई। मोदी की एक रैली ने माहौल बना दिया। इस रैली में मोदी ने एनसीपी पर जमकर हमला बोला। एनसीपी है, एनसीपी का पूरा नाम क्या है मालूम है? नेचुरली करप्ट पार्टी। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी है। इसके बाद जो नतीजे आए वो एनसीपी के सामने थे और धर्मेंद्र प्रधान मोदी और शाह के भरोसे पर खरे साबित हो चुके थे। मोदी और शाह की प्लेइंग 11 में 8वां नाम है संतोष गंगवार का। 1989 से 2009 तक लगातार 6 बार बरेली से सांसद रहे संतोष गंगवार 13वीं लोकसभा में राज्य मंत्री रहे और इस बार भी वो मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। मोदी और शाह के प्लेइंग 11 के अगले 2 नाम जो सामने आ रहे हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का वो लोहा मनवाया, विरोधी बस ताकते रह गए। कौन है वो 2 आखिरी नाम, अब ये देखिए। दिवाली से पहले महाराष्ट्र चुनाव में विरोधियों के सामने धमाका करने वाले मोदी शाह की टीम के 11 रॉकेट में एक बड़ा नाम जेपी नड्डा का है। जेपी नड्डा महासचिव, मोदी शाह के बेहद करीबी, जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को राज्य यूनिट से लागू करवाना। नड्डा के बारे में कहा जाता है कि उन्हें गागर में सागर भरने में महारत हासिल है। 1977 में जेपी आंदोलन की उपज और पटना यूनिवर्सिटी से छात्र राजनीति की शुरुआत करने वाले नड्डा वाजपेयी युग में भी खतरों के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन टूटने के बाद से नड्डा ने राज्य यूनिट पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। महाराष्ट्र में मोदी सहित किस नेता के भाषण में किस तरह की बातें होंगी, ये नड्डा ने तय किया। उस संगठनात्मक व्यवस्था को मजबूत करना और वो भी 1 महीने के अंदर, ये बहुत बड़ी संगठन के कौशल रहा है। इतना ही बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए।